नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर शुक्रवार को वोट पड़ने हैं। प्रदेश में सत्ता पलट के बाद राज्यसभा में वोट का गणित भी बदल गया। कांग्रेस के साथ खड़ी सपा बसपा निर्दलीय विधायक राज्यसभा चुनाव में अब बीजेपी दफ्तर जाकर हाजिरी लगा चुके हैं, जता चुके हैं कि वो बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। बीजेपी को अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत के लिए 104 वोट चाहिए। फिलहाल उसके पास 107 हैं। यानी अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता, आश्चर्यजनक कोई परिवर्तन नहीं होता, तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सोलंकी का राज्यसभा जाना तय। लेकिन दोनों दलों को दिक्कत इसी बात की है कि इस दौर में श्योरिटी किसी बात की नहीं। राज्यसभा चुनाव में किस तरह बीजेपी के साथ। लेकिन पार्टी की गाइडलाइन आई कुछ? बसपा पार्टी क्या कह रही है? नहीं, मेरे पास उनकी कोई गाइडलाइन नहीं आई, ना उन्होंने मुझसे कुछ बोला है। तो ये हमारा चूंकि ये भी परिवार है तो इसलिए आए हैं, भोजन पर आए। इसमें नई बात क्या है? राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर वोटिंग को लेकर मॉक पोल हुआ। दरअसल कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसीलिए पार्टी उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने 52 की जगह 54 विधायकों को वोट डालने के निर्देश दिए गए। हालांकि पार्टी की ओर से दावा किया गया कि सभी विधायक एकजुट हैं, कहीं कोई चूक ना हो, इसीलिए 2 अतिरिक्त विधायकों को दिग्विजय सिंह को ही वोट करने के लिए कहा गया है। यानी फिलहाल तैयारी के हिसाब से देखें तो राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है। कांग्रेसी खेमे में तैयारी परखने के लिए हुए मॉक पोल के दूसरे दिन भी 3 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। यहां तक कि कांग्रेसी उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी बैठक अधूरी छोड़कर चले गए। जीतने के जो दावे किए जा रहे हैं आप? ये निर्दलीय जो विधायक हैं या एसपी बीएसपी के हैं, ये उनकी पार्टी का उनका निजी मामला है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कोई किसी पे दबाव बनाते नहीं हैं। 2 वोट एक्स्ट्रा रखना सर दिग्विजय सिंह के लिए, जहाँ पर एक वोट की मारामारी हो। क्या है सर, मन में कोई क्रॉस वोटिंग की आशंका या कोई मन में कोई क्रॉस वोटिंग होना तो नहीं चाहिए। क्रॉस वोटिंग हमारे पास सरप्लस वोट है ना जी सर, तो सेकंड सीट के लिए प्रयास नहीं करेंगे मतलब? फिर सेकंड सीट के लिए अभी जो ओपन दिखाई देता है उसमें तो गुंजाइश है नहीं है। सारे विधायक है कांग्रेस पार्टी, कोई नाराजगी नहीं है, किसी की नाराजगी नहीं है। भाजपा की तरफ से बार बार दलित कैंडिडेट को सपोर्ट करने का मुद्दा उठाने के बावजूद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस ने अपने दोनों उम्मीदवारों में से पहली वरीयता दिग्विजय सिंह को दी है, जबकि दूसरे नंबर पर फूल सिंह बरैया को रखा है। कांग्रेस के पास कुल 92 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 52 वोटों की जरूरत होगी। जैसा निर्देश दिया गया है, पार्टी के 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट देंगे। इसके बाद केवल 38 विधायक ही फूल सिंह बरैया को वोट करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में 107 विधायक हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा का समर्थन है, यानी कुल संख्या 114 है। ऐसे में भाजपा के दोनों उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तय दिखता है। सब लोग इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे मित्र साथी जिन्होंने हमारा विश्वास मत का भी समर्थन किया था, वो सारे साथी भी आए। उनका स्वागत है। हम सब साथ हैं। जीतेंगे और बिल्कुल जोर से जीतेंगे। शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दलों की तैयारी और संख्या बल नतीजों का साफ साफ इशारा कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल और पल पल बदलते सियासी समीकरणों के चलते भाजपा हो या कांग्रेस, क्रॉस वोटिंग की आशंका से दोनों खेमे अलर्ट हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और हमारे साथ में आज एक पैनल जुड़ा है जिसमें 2 बहुत ही प्रबुद्ध जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। प्रियव्रत सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शंकर लालवानी साहब, सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। और प्रियव्रत सिंह साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब सिनेरियो पूरी तरह से प्रदेश में बदल चुका है। जब पहली बार राज्यसभा चुनाव की तारीखें आई थी तब और आज में स्थिति में पूरी तरह से परिवर्तन है। क्या अब भी कांग्रेस पार्टी मानकर चलती है कि जो 2 कैंडिडेट हैं वो जीत पाएंगे?
देखिए, हमारा जो चुनाव लड़ने का जो पूरा जो प्लानिंग हुई थी वो उस सिनारियो में हुई थी जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हमारे 22 विधायकों के इस्तीफे नहीं हुए थे। अब मैं निश्चित सही मानता हूँ कि अब सिनारियो बदला हुआ है और उसी हिसाब से कैंडिडेचर भी तय किए गए थे पार्टी द्वारा। अब सिनारियो बदला हुआ है तो निश्चित रूप से ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि 2 सीटों के लिए हमारे पास वोट पूरा नहीं है, परंतु हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो मतदान है पार्टी विप के अनुसार 92 विधायक अपना मतदान करेंगे और जो पार्टी विप जारी हुआ है उसका पूरा पालन किया जाएगा। सपा बसपा समेत कुछ साथी ऐसे थे जो पिछली सरकार, जब आपकी सरकार थी तो उस पर हमेशा साथ रहे, रूठते मनाते, उनके साथ में टाइम बीतता रहा। वो अब डिनर पॉलिटिक्स जो हुई, जो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया तो उनके साथ चले गए। पहले भी जब ये पूरा सत्ता पलट का खेल शुरू हुआ था उस वक्त भी वो लगातार पाला बदलते रहे, बयान बदलते रहे या ऐसे बयान देते रहे। अब फिर अगर आने वाले चुनाव के समय आप उनको अपना साथ देखते हैं या उनको अपने साथ करना चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों पर विश्वास किया जाएगा या ये नंबर गेम है और ये मजबूरी है? इसमें मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत दिखा रही है तो ये बहुमत इनका भी नहीं है। ये बहुमत मैनेज किया हुआ बहुमत है। ये बहुमत मध्य प्रदेश की ज़मीन पे तय किया हुआ बहुमत नहीं है। ये बहुमत बेंगलोर के और गुड़गांव के रिसोर्टों में और 5 सितारा होटलों में तय किया हुआ बहुमत है। और ये बात मध्य प्रदेश की जनता आगामी 24 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछेगी कि बहुमत पाने का रास्ता क्या मध्य प्रदेश की जनता के मार्फत भारतीय जनता पार्टी लेगी कि बहुमत पाने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी डिनर पॉलिटिक्स, 5 सितारा होटल पॉलिटिक्स, बोर्डरूम पॉलिटिक्स और लोभ लालच की पॉलिटिक्स, सूटकेस की पॉलिटिक्स और गुमराह करने की पॉलिटिक्स के माध्यम से अपना बहुमत लेगी। मैं मानता हूं आज उनके पास 107 हैं, हम 92 हैं, पर हम 92 जनता के बीच से आए हुए हैं और जनता ने हमें भेजा, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे भेजा और मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीत के आए हुए हैं। वो 107 का जो बहुमत बता रहे हैं, जो अंतर है वो अंतर इसलिए है कि 22 हमारे साथियों को गुमराह करके और अपनी सूटकेस की पॉलिटिक्स और 5 सितारा होटलों की पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस्तीफे ले लिए, उनको सदस्यता उनकी समाप्त हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुमत में है। तो ये स्पष्ट डिफरेंस जो है वो दिख रहा है कि कौन सा दल जनता के और जनमत पे विश्वास करता है और कौन सा दल डिनर पॉलिटिक्स, सूट बूट की पॉलिटिक्स पे विश्वास करता है। चलिए, शंकर लालवानी जी भी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। शंकर जी, हालांकि अब तो नंबर गेम पूरी तरह स्पष्ट है, कम से कम राज्यसभा के मामले में पूरी क्लैरिटी दिख रही है। 2 कैंडिडेट उतारे थे और उसी के साथ में शुरू हुआ था पूरा एक राजनीतिक उथल पुथल का सिलसिला, जो अब जाकर के ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आपको फेवर कर रहा है। लेकिन फिर भी ये बताया जाता है भीतर खाने सबको अलर्ट करके, सबको साथ रखने और किसी तरह का कहीं कोई धोखा ना हो, कहीं कोई क्रॉस वोट ना हो, इसको लेकर बहुत सजगता है। क्या इसकी वजह ये जो राजनीतिक आशंकाएं हैं या इधर से उधर जाने की आशंकाएं, ये इसकी जड़ में है? देखिए, हमारे यहाँ कोई इधर से उधर जाने की कोई शंका नहीं है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की उनके यहाँ नाकेबंदी की जा रही है उस प्रकार की कुछ नहीं है। आज भी सौजन्य भेंट हुई, भोजन हुआ साथ में सबका, तो ऐसा कोई है नहीं। कांग्रेस में ज़रूर उनकी बेचैनी है और जिस प्रकार से एक राजा के प्रति उन्होंने 52 के बजाय 54 वोट डालने के लिए कहा है, जबकि वो एक पिछड़े दलित को उन्होंने खड़ा करने के बाद भी उनको वोट नहीं देने की बात उन्होंने जो अंदर करी है, तो निश्चित तौर पे प्रदेश का पिछड़ा और दलित नाराज है कांग्रेस से। लेकिन लालवानी साहब, प्रायोरिटी तो हर पार्टी तय करती है, प्रायोरिटी तो यहाँ भी तय की गई। यहाँ भी कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं उनको पहले प्रायोरिटी के ऊपर रख के उनका नाम पहले डिक्लेयर किया गया था, उनके नाम के बारे में पहले से चर्चा थी। अगर थोड़ा सा और आगे जाएं तो जब उपचुनाव होने उसमें पहले से तय बताया जा रहा है कि जो वहाँ से आए लोग हैं उनको टिकट मिलेगा। तो प्रायोरिटी तो आपने भी सेट की, बीजेपी ने भी सेट की।
नहीं, जब उनके पास नंबर थे ही नहीं तो उनको दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। जब उनको मालूम है शुरू से ही कि नंबर में वो एक ही जीत सकते हैं तो उनको 2 उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन तब की और अब की परिस्थितियों में बड़ा फर्क है, और इसमें जितनी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की रही है, अब इसे राजनीतिक तौर पर किस तरह से आप लेते हैं या किस तरह से आप बताते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने देखा कि इसमें किस तरह बीजेपी की भी सक्रियता रही है। तब और अब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। देखिए, उस समय जब इनकी सक्रियता थी, जब वो निर्दलीयों को जब लेके आ रहे थे और दूसरे दलों को लेकर आ रहे, इनकी सरकार भी वैसाखी पे थी, कौन सा स्पष्ट बहुमत था, 1-2 नंबर का फर्क था। और उस समय जिस प्रकार उन्होंने निर्दलीयों से और बसपा से और सपा से समर्थन लेके सरकार बनाई थी, तो इनकी सरकार भी बैसाखी में थी, और बैसाखी कितने दिन चल सकती है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल प्रियव्रत जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, नेताओं ने और यहाँ प्रदेश में जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी लगातार इस पॉइंट को उठाते रहे कि फूल सिंह बरैया को क्यों आपने खड़ा किया, क्यों आप उनको प्रायोरिटी नहीं बना रहे। बार बार लगातार इस मुद्दे को भी उठाया गया, और 52 के मुकाबले जो 2 एक्स्ट्रा वोट डालने की बात की गई, ये एक्स्ट्रा अलर्टनेस अगर पहले रहती तो भी स्थितियाँ बेहतर होती, ये कई लोग ये भी कहते सुनाई पड़े हैं। क्या कहेंगे आप, उनको क्या जवाब देंगे बीजेपी को? मैं ललवानी जी की बात से शुरू करूंगा। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति उनने अपना प्रेम दिखाया। उनने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के श्री फूल सिंह बरैया जी हमारे जो दूसरे कैंडिडेट थे, जिन्हें हमने उस समय पूर्ण बहुमत के आधार पर उतारा था, सेकंड कैंडिडेट को। अब 3 महीनों में जो परिस्थितियां बदली, हम अल्पमत में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति की इतनी हितैषी हैं, तो एक अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार है और एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार है। ये जो अपने वोट हैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार में बांट दें, महाराजा को छोड़ दें। महाराजा तो यूं भी कांग्रेस छोड़ के आया है भाजपा में। बात राजा महाराजा की नहीं है। बात यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी एक समय से कांग्रेस के लीडर रहे हैं, उनको किसी एक वर्ग से जोड़ा नहीं जा सकता। वो मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, उन्हें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का समर्थन हासिल हुआ, क्योंकि उस समय प्रदेश एक था। वो समय से राजनीति करते आए हैं, उन्हें किसी वर्ग विशेष का नेता नहीं देखा जा सकता। वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की विचारधारा के नेता हैं। उनने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के मुद्दों को भी उतनी ही ताकत के साथ उठाया है, चाहे वो दलित एजेंडा लागू करने की बात हो जब वो सरकार में थे 2001 में, 2002 में, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाइयों के अधिकारों की बात हो। दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा उनके संरक्षण की बात की और उनको आगे प्रोत्साहन देने की बात की, आगे बढ़ाने की बात की। और ये सिर्फ उसी समय नहीं, उसके बाद भी जब वो राज्यसभा में रहे हैं और जहाँ पे भी जिस पद पे वो रहे, उन्हें कभी किसी वर्ग विशेष का नेता मान के नहीं देखा जा सकता। अब ये नरोत्तम मिश्रा जी और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये तय कर लें कि महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर फूल सिंह बरैया जी और सुमेर सिंह सोलंकी जी के पक्ष में मतदान हो जाए, तो हम मान लेंगे कि ये असलियत है। सिर्फ आरोप लगाना आसान है और राजनीतिक मुद्दों को उछालना बहुत आसान है, बयान देना बहुत आसान है। उनको क्रियान्वित करके दिखाए भाजपा, अभी मौका है। हम तो अल्पमत में, हम जानते हैं हमारे पास दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए। लालवानी साहब उत्तर देंगे इस बात का। भारतीय जनता पार्टी के साथी उनको जिताएं, बरैया जी को। आ जाए वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर विचार करेंगे हम। चलिए आप, लेकिन कौन किस दल में जा रहा है और कौन किस दल से आया हुआ है, मौका देने की बात करें। पहले उनसे पूछ कल मौका है, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, फिर विचार करें हम। चलिए, कौन किस दल से आया, कौन किस दल से गया, पिछले 3 से 4 महीनों से प्रदेश की जनता यही देख और समझने की कोशिश कर रही है। पूरे भारतवर्ष की राजनीति के लिए। जी जी,
हालांकि पिछले 3-4 महीनों से, होली के पहले से और होली के दिन से तो सक्रियता से लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसकी तरफ से कहां ले जाया गया, कहां रुकाया गया और फिर उसने बाद में किस तरह बयान पलटे हैं। दिल्ली का क्रम भी देखा है, बेंगलोर का क्रम भी देखा है और प्रदेश की हालत भी देखी है। तो प्रियव्रत सिंह साहब और शंकर लालवानी जी दोनों पक्षों से जुड़े हुए राज्यसभा चुनाव में नंबर गेम पूरी तरह स्पष्ट दिख रहा है। कोई बड़ा फेरबदल होने के फिलहाल आसार नहीं दिखते हैं। जितने साथी हैं उन्होंने अपने पाले क्लियर कर दिए। प्रियव्रत जी, एक बात जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए इतने सक्षम मुखिया, मैं कहूंगा कि वो पार्टी को और चीजों को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बावजूद इसके, चाहे आज की मीटिंग हो, चाहे पहले का दौर हो सरकार चलाने वाला, चाहे उसके बाद का मैनेजमेंट, लोग बिखरते रहें, मीटिंग से गायब रहते हैं या जो निर्देश दिए जाते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। जैसा शंकर लालवानी जी ने भी कहा कि जो 2 वोट एक्स्ट्रा है, तो क्या ये एक्स्ट्रा अलर्टनेस, ये जो बिटर एक्सपीरियंस रहे पिछले, उनकी वजह से है? देखिए, सब स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्ट्रैटेजी होती है इन सारे चुनावों में, जो लिमिटेड वोट के चुनाव होते हैं और स्ट्रैटेजी तय की जाती है, स्ट्रैटेजी के अनुसार वोटिंग की जाती है। पर मेरा मानना है कोई भी एब्सेंट नहीं है किसी भी मीटिंग से। हमारी मीटिंग में जो विप इशू हुआ है, विप सभी ने रिसीव किया है और सारे 92 विधायक एक साथ हैं और जो विप जिसके भी पक्ष में, जिन लोगों को दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में विप दिया गया है वो दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में वोट करेंगे, जिनको बरैया जी के पक्ष में विप दिया गया है उनके पक्ष में वोट करेंगे। तो ये कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने जो पहली बात कही थी कि यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल, देखिए अनसर्टेनिटी का माहौल, कमलनाथ जी जैसे सक्षम नेता ने पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया और उनका कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश की जनता को अच्छी सरकार की डिलीवरी में रहा हमेशा। परंतु न सिर्फ मध्य प्रदेश की भाजपा पर देश की सरकार ने भी, मध्य प्रदेश की सरकार के में, देश की सरकार में बैठे बड़े बड़े क्षत्रपों ने भी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में पूरा प्रयास किया। एक तरीके से पूरे जो हमारी दिल्ली में बैठी सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसने मध्य प्रदेश के हर मामले में हस्तक्षेप किया, उनके नेताओं ने हस्तक्षेप किया और ये स्पष्ट है किस प्रकार से लोगों को दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली से एक केंद्रीय मंत्री के फार्म हाउस पे फरीदाबाद ले जाया जाता है, फरीदाबाद से फिर उनको वापस दिल्ली लाया जाता है, दिल्ली से फिर एक भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश बेंगलुरु ले जाया जाता है, जहां उनको किसी से नहीं मिलने दिया जाता है। यहाँ तक कि मनोज चौधरी जो पूर्व विधायक थे वहां पे उस होटल में, उनको उनके पिताजी से भी नहीं मिलने दिया गया। तो ये आप बताएं, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या इस तरह का प्रजातंत्र इस देश में रहेगा? क्या इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी? तो कमलनाथ जी पूर्ण रूप से सक्षम हैं, पर जिस प्रकार से एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आला हाईकमान, दिल्ली की हाईकमान, प्रदेश की लोग और अन्य प्रदेशों के, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, सभी लोग इस काम में लग गए कि मध्य प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसलिए ये परिस्थितियां बनी और सिंधिया जी ने अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर चुना। शंकर लालवानी साहब, हालांकि चुनाव की तासीर बिल्कुल अलग अलग है राज्यसभा के और राज्य में होने वाले उपचुनाव के, लेकिन इस बार पूरी तरह से नंबर गेम आपके फेवर में है, क्योंकि ये उन तारीखों से शुरू हुआ था जब राज्यसभा इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे और अब हालात पूरे प्रदेश के सामने, देश के सामने। क्या इसका कोई पोस्ट इफेक्ट बाद में कोई असर पड़ेगा? क्योंकि फिर अब इसके बाद प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, 22 सीटें सीधे तौर पर विरोधियों के आपके साथ आकर मिल जाने से या वहाँ से यहाँ पाला बदलने से, तो क्या कोई असर आप देखते हैं इसका, कोई इम्पैक्ट पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं पर या प्रदेश पर पड़ेगा? पहले मैं अपने मित्र ने, जो कांग्रेस के मित्र ने जो बात कही उसका जवाब दूं। हमने कभी नहीं बोला हम सरकार को गिराएंगे। हमारे नेताओं ने हमेशा कहा अगर जब भी सरकार गिरेगी इनके कारण ही गिरेगी, स्वयं के कारण। और हमने देखा जिस प्रकार के हालात रहे, जिस प्रकार से कमलनाथ जी को आप बता रहे हैं बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, तो क्या कारण था कि जनता की आवाज़ जब सिंधिया जी उठा रहे थे तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी? क्या कारण था मंत्री और विधायक उनसे मिल नहीं पा रहे थे? क्या कारण था ये पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था? क्या कारण था जब सिंधिया जी ने कहा कि मैं तो सड़क पे उतरूंगा, तो उनको बोला आप सड़क पे उतर जाइए, उन्होंने पूरी सरकार को सड़क पे उतार दिया? ये एक सरकार कमलनाथ जी की अपने कर्मों के कारण गई है, हमारे कारण नहीं गई जो वो गिना रहे थे।
तो इसीलिए उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, दूसरों को दोषारोपण देने के लिए पहले आप अपने गिलेबान में झांकना चाहिए। जहाँ तक आपने दूसरे प्रश्न की बात कही कि इसका पोस्ट इफेक्ट क्या होगा, मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी 24 की 24 सीटों में जीतेगी। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे काम करने वाले क्षेत्र में काम करने वाले वो लग गए हैं और हम 24 की 24 सीटों पर जीतेंगे। यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं प्रियव्रत सिंह साहब, क्योंकि अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। अभी जैसा आप बता रहे थे कि नंबर गेम पूरा नहीं हुआ है और इसमें उन 22 सीटों का बड़ा योगदान रहा जिन्होंने, जो पहले आपके साथ थे, सरकार में शामिल थे, कई मंत्री थे, पाला बदल चुके हैं। अब इसका क्या असर बाद में पड़ेगा? क्या एक तरफ लगातार पक्ष मजबूत होता दिख रहा है, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, या असल असर वहां उस मैदान में आप चैलेंज करेंगे? असल असर मध्य प्रदेश की जनता ही तय करेगी। 24 विधानसभा चुनाव में हम कमलनाथ जी की सरकार के काम को लेके जाएंगे। जो मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो अवैधानिक धंधे चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये शंकर ललवानी जी जिस शहर के सांसद हैं, उस शहर में एक बड़ा सारा होटल था जहाँ अनैतिक काम होते थे। आज तक 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 साल में कोई उस होटल की तरफ सिर उठा के भी नहीं देख पाया। एक भी व्यक्ति ने मुद्दा नहीं उठाया उस होटल का। वहाँ पे अवैधानिक कार्य होते थे। ललवानी जी भी समय से वहाँ पे राजनीति करते आए हैं, ये भी सब बातें जानते थे, पर कमलनाथ जी ने वहाँ पे एक्शन लिया। कमलनाथ जी ने किसानों के बिजली का बिल हाफ किया, इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 रुपए 100 यूनिट देकर 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया। वृद्धावस्था और पेंशन बढ़ाई, निराश्रित एवं वृद्धावस्था पेंशन को 300 से 600 किया गया। किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया और जून महीने में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होना था। अब एक तरफ ये सरकार है जिसने 15 महीने में ये सारे कदम उठा के दिखाए जनता के बीच में। हम इन बातों को लेके जनता के बीच जाएंगे कि हम अच्छा काम कर रहे थे, हमने एक अच्छी शुरुआत की थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की छल कपट की राजनीति ने इसे समाप्त कर दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात बनती है, मेरे साथी ने जो भाजपा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, ये कहा कि इनने कभी नहीं सरकार गिराई। ये बता दें, इंदौर शहर के इनके प्रिय मित्र आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बयान दिया था कि जिस दिन बॉस कहेंगे उस दिन सरकार गिरा दी जाएगी। तो बॉस कौन थे? बॉस दिल्ली में बैठे इनके आला नेता थे कि आजकल विजयवर्गीय जी सिंधिया जी को बॉस कहने लग गए। बॉस ने नहीं बोला, बॉस ने कभी नहीं बोला सरकार गिराने के लिए। सरकार गिरी आपके कारण ही, आपके सरकार के कर्मों के कारण गिरी। आप विजयवर्गीय जी को विजयवर्गीय जी का बॉस कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो उन्होंने कहा था जिस दिन बॉस कहेंगे उस दिन सरकार गिर जाएगी। तो आप ही मुझे पूछ के बता दें, मेरी कैलाश जी से बात नहीं हो पाती है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा। प्रदेश की जनता भी ये बात सुन रही है। नहीं, पर मैं ये बता रहा हूँ, कभी भी बॉस ने नहीं बोला कि सरकार गिरनी चाहिए, सरकार आपके कारण गिरी। उनने कहा, खैर अब तो इस बात में कोई दो राय नहीं। शंकर लालवानी साहब, इस बात में कोई, जो आपने बात की अगर वो ठीक है कि वहां पर असंतोष बहुत था, वहां पर महत्वाकांक्षाएं थी, वहां पर बात सुनी नहीं जा रही थी, अगर ये एक पहलू सच है तो ये भी उतना ही सच है कि इसका अवसर का लाभ उठाने में जो आप ही के यहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने इसी मंच पर, इसी चैनल पर ये छाती ठोक कर कहा है कि हम अवसरवादिता या अवसर के ऊपर अगर राजनीति न करें, न खो दें, अगर इस मौके को खो दें तो क्या हम यहाँ माला लेकर बैठे हुए हैं, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है आपके वरिष्ठ नेताओं ने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वहाँ कमजोरी थी तो उसका लाभ उठाने में बीजेपी ने देर नहीं की और उसको इनकैश किया। एक प्रियव्रत सिंह साहब, एक सवाल है, इस दौर को, चूंकि अब तो ये सारी चीजें क्लियर है, इस दौर को कैसे ले रही पार्टी? विरोधियों ने भी बात कई बार की है, आपके पार्टी के भीतर भी लोगों ने बात की है कि अब सफाई हो चुकी, लेकिन इस सफाई ने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। एक तो चलती सरकार गिरा दी और दूसरा अभी भी कई सारी चीजों को लेकर अनसर्टेनिटी। क्या ये जो कुछ भी घटनाक्रम घटा फाइनली पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, अगर आपकी सरकार बनती है तो बेहतर स्थितियां ला पाएगा? चुनौतियों का सामना करना हमारी पार्टी का हमेशा से मूल
मंत्र रहा है। ये वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों की चुनौती का सामना किया। ये पार्टी है जिसने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका इस देश से, फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया। ये वो पार्टी नहीं है, ये वो आप माफ करना, ये वो पार्टी नहीं है गांधी जी वाली पार्टी, माफ करना वो पार्टी नहीं है अब वो। अब या तो मैं ये आप तय करेंगे कि कांग्रेस तय करेगी? ललवानी जी मेरे को बोल लेने दीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूँ। नहीं मैं आप जिस आजादी की जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आजादी के समय की वो पार्टी नहीं है अब, मैं ये बता रहा हूँ। ये वो पार्टी है जिसने चुनौतियों का सामना, इंदिरा जी ने चुनौतियों का सामना किया, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो शहीद हो गई। राजीव जी ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया और वो शहीद हो गए। तो हम प्रियव्रत जी वक्त खत्म हो गया है, क्या ये जो पूरा दौर है, शॉर्ट कमेंट एक आपका चाह रहा था, लेकिन ये बात तो तय है, लोगों से लड़ाई लड़ी अब दौर दोनों पार्टियों में बदल चुके हैं। प्रियव्रत जी दोनों पार्टियों में दौर बदल चुके हैं, सामना करेंगे। अब वो वैसी पार्टी भी नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी भी, जिसके बारे में ये था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान आगे रखा जाता था, अब यहाँ पर पार्टी के नेता खुलकर कहते हैं कि अवसर मिला है तो क्यों हम इनकैश नहीं करेंगे, तो ये बात भी उतनी सच है। लेकिन इस दौर में इस तरह की सियासत में जनता किसका साथ सीधे देगी, जो कुछ समय बाद उपचुनाव में दिखेगा, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल नंबर गेम किसको सपोर्ट कर रहा है ये सबको दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया आप दोनों का, शुभकामनाएं आप दोनों को, नमस्कार, धन्यवाद।